देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं आज मास्क लगाकर बैठा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिस तरह के हालात अब देश के अंदर पैदा हो गए हैं उसके बाद इस मास्क को आपको जिंदगी का अंग बना लेना चाहिए, वरना कोरोना कभी भी आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के घर या फिर आपके पास पड़ोस में दस्तक दे सकता है। अगर खुद को बचाना है तो मास्क बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ ये सैनिटाइज़र भी ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, किसी दूसरी सरफेस को छूते हैं तो उसके बाद मास्क तो लगाएं ही लगाएं, लेकिन कुछ भी छूने के पहले, अपने नाक और मुंह को छूने से पहले इस तरह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर ले। मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद इन चीज़ों में बेहद आलसी होता हूँ, लेकिन अब हालात और पानी सर से ऊपर चला गया है। अब ये माना जा रहा है, जो मुझे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने बताया उनके मुताबिक, पहले कोरोना से जो एक व्यक्ति संक्रमित होता था वो अपने से मिले 100 व्यक्तियों में से 30 से 40 को संक्रमित करता था, लेकिन अब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति 100 में से 90 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2 अंक से ऊपर है, 10 से ऊपर है और कई राज्यों में ये 30% तक जा चुका है। इसीलिए अब आपको संभलने की ज़रूरत है और इसीलिए जब हमने आज अपने दर्शकों से पूछा कि आप किस मुद्दे पर बहस चाहते हैं तो आप सब ने कहा कि हम कोरोना के मुद्दे पर बहस चाहते हैं। कोरोना बेकाबू बचने के मौके कितने? 77%। दरअसल मेरी बहस होती है बड़ी जोर शोर वाली, बड़ी पैशन वाली, और उसके अंदर हमेशा दो पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं और कई बार टकराव भी होता है। लेकिन आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। आज के मुद्दे के अंदर कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमने सोचा भी नहीं था आज से 2-3 महीने पहले कि कोरोना से हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि पूरे देश में त्राहिमाम होगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि एनसीआर के अंदर बेड्स नहीं है। यही हालत कई राज्यों की राजधानी के अंदर है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि एक संजीवनी की तरह साबित हो रहा है वो अब नहीं मिल रहा है और इसी के लिए सरकार अब कह रही है कि उसके उत्पादन को 30 अप्रैल तक दोगुना किया जाएगा और उसकी कीमत को 3500 रुपए तक लाया जाएगा। कोरोना इस हालत तक डरा रहा है कि आज प्रधानमंत्री को खुद बैठक करके 12वीं की परीक्षाओं को टालना पड़ा और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। अब 1 जून को 12वीं की परीक्षा कब होगी, कोरोना के संक्रमण के हालात को देखते हुए उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी भी जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि संक्रमण अब बेहद खतरनाक दौर पे पहुंच गया है और आपको पता है जान है तो जहान है, इसलिए अपना ख्याल खुद रखें। आइए देख लेते हैं अभी तक का क्या अपडेट है। महाराष्ट्र में ठीक रात 8 बजे कोरोना के खिलाफ ब्रेक द चेन मुहिम शुरू हो गई ताकि कोरोना नाम के दुश्मन को शिकस्त दी जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए राज्य में धारा 144 भी लागू कर दी है। महाराष्ट्र के फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 36,000 पुलिस जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौजूदा स्थिति में 3,160 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना से पीड़ित है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। सुबह सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने और 12वीं की परीक्षा टालने के फैसले के बाद बच्चों, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षा मंत्रियों ने भी फैसले का स्वागत किया है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। मुझे खुशी है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया है। दूसरी ओर राज्यपालों के साथ अहम बैठक कर पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होने की बात कही है। देखिए, मैं ये बात कई बार कहा है कि देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। इस बीच कोरोना की चपेट में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी, जबकि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर राजनीतिक बयान भी दिया था। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं। लेकिन जो कोरोना से डरा नहीं और लापरवाही की, उसे कोरोना ने अपना शिकार बना ही लिया। तिहाड़ जेल में चाहे कैदी हो या अस्पताल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना वॉरियर या फिर सड़कों पर पुलिस सुरक्षा इंतजाम में जान जोखिम में डाले हुए हो,
इतना ही नहीं, आम आदमी हो या फिर सेलिब्रिटी, कोरोना वायरस नाम पता पूछकर हमला नहीं कर रहा। ऐसे में लापरवाही कोरोना बम फूटने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ये जो पेंडेमिक की लड़ाई है, ये अस्पतालों में नहीं लड़ी जा सकती। आम जनता को इस चीज़ को समझना पड़ेगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जब तक हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कराएंगे, हो सकता है राज्य सरकार को और कड़े कदम लेने पड़े। देश की बहस में आज बात सिर्फ और सिर्फ कोरोना को हराने की होगी, लेकिन जीतना है तो लापरवाही पर लॉकडाउन लगाना ही होगा। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या समाज की लापरवाही की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं? आप शो के दौरान हाँ या ना में इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट दे सकते हैं। अगर शो के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आकर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। अपने बड़े पैनल में मेरे साथ पॉलिटिकल फील्ड से भी लोग हैं, मेरे साथ डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उससे पहले मास्क उतारता हूं क्योंकि मैं एक सैनिटाइज स्टूडियो में इस वक्त बैठा हुआ हूं। मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जाने माने फिजिशियन है देश के। मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संजीव झा जी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अखिलेश यादव सरकार में रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जुड़ेंगे, सीनियर फिजिशियन है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हम हमारे साथ जुड़ेंगे लंदन से, क्योंकि यूके का स्ट्रेन सबसे खतरनाक है और वही स्ट्रेन 18 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। तो समझने की कोशिश करेंगे 97 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या ब्रिटेन के अंदर हालात सुधरे हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा होगी। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज रैली कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से, उससे तो कोरोना फैलने का खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां ना तो कोई मास्क दिखाई देता है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, बल्कि भीड़ और भीड़ दिखाई देती है। आपका क्या विचार है, क्या ऐसे माहौल में चुनाव होने चाहिए? नहीं, देखिए, चुनाव तो डिसीजन इलेक्शन कमीशन का होता है। चुनाव तो प्रक्रिया जीवन की चलती रहेगी, चल चुकी है और यह पहले से अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। रैलियों के ऊपर जो भी उन्हें गाइडलाइन देनी है, जिस भी तरह है, क्योंकि चुनाव और आवश्यक चीजें तो मुझे लगता है कोरोना के साथ लोगों को जीवन में हर शैली को अपना के जीवन रहना पड़ेगा। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी में करना पड़ेगा, चाहे स्कूलों के लिए है, चाहे मार्केट के लिए है, चाहे इलेक्शन के लिए है, चाहे धार्मिक आयोजनों के लिए है, जो मनोरंजन के जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, इंडस्ट्रीज है, सबके लिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि लाइफ जो है वो रुक नहीं सकती। क्योंकि कोरोना एकदम ऐसा नहीं है लग रहा कि ये 15 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, 1 साल से हम देखते जा रहे हैं, ऊपर नीचे वेरिएंट हो रहा है। लेकिन लोगों को इसकी जागरूकता मुझे लगता है बहुत जरूरी है और सबको यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए कि ना कोई सरकार किसी को बचा सकती है, ना प्रदेश सरकार, ना कोई इंस्टीट्यूशन, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर। व्यक्ति को अपनी सहयोग, समर्थन और सहायता खुद करके अपने आप को बचाना पड़ेगा, तभी इस महामारी से बच सकते हैं। ठीक है, सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा, एग्री करते हैं? और क्या इस हालात में, कोरोना के हालात जब इतने बिगड़ चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैली और चुनाव होने चाहिए? कांग्रेस पार्टी का क्या मत है इस बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने मना किया था कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए और तमाम पार्टीज का ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है, ना उसने किसी से मेडिकल एडवाइस ली, ना कोई मेडिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और ना ही उन्होंने ये सोचा कि 8 चरणों में जब आप चुनाव कराएंगे, उनको तो केवल ये था कि मोदी जी को प्रचार करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, अमित शाह जी को पूरी तरह से रैलियां करने का मौका मिलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन उस चीज में सफल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर काजा, यथा राजा तथा प्रजा। जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में भी जाकर मास्क नहीं लगाएंगे और देश के गृह मंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद
रैलियों में मास्क नहीं लगाएंगे, पूरी टीम उनकी मास्क लगा के खड़ी होगी, लेकिन वो नहीं लगाएंगे, तो जनता से आप कैसे कहेंगे? लाखों की रैली आप वेस्ट बंगाल में करेंगे और आकर दिल्ली में फिर उपदेश देंगे, कौन मानेगा? तो गोपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। आपने भी दीपक जी मास्क लगाकर यहाँ पर बैठे, लेकिन अगर मीडिया जगत जिस समय 2 महीने सुशांत राजपूत पर डिबेट चल रही थी और 2 महीने रिया चक्रवर्ती पे और 1 महीने तबलीगी जमात पे डिबेट चल रही थी, अगर उस समय पे सरकार की थोड़ी बहुत पोल खोल लेता तो शायद आज आपको मास्क लगा के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बहुत अच्छी डिबेट करते हैं और बहुत तथ्यों को सामने लेकर आते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं, 1.25 साल हो गया, मार्च में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने विजय पा ली है, अब कुछ नहीं होगा और वी शेप कर्व आ गया है हमारा इकोनॉमी का। और मोदी जी और अमित शाह जी के स्टेटमेंट मुझे याद है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हमने कोरोना को हरा दिया। जब देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमने कोरोना को हरा दिया और कोई आवश्यकता नहीं है और पीएम केयर्स फंड तक का हम हवाला नहीं देंगे, टेस्टिंग घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला होगा और एक भी आदमी जेल में नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन ने मजबूरी में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। पूछिए उनसे, हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में पूरा मतदान करवाया, किससे पूछकर करवाया? क्या कोई कमेटी बनी थी? क्या 4 एम्स के डॉक्टर आए थे? क्या किसी स्ट्रेन के बारे में चर्चा हुई थी? आज हम कह रहे हैं कि यूके का जो स्ट्रेन है बहुत स्ट्रांग है, वो स्ट्रेन है। आज कोरोना हर 2 घंटे में अपना पूरा रूप बदल रहा है, लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है, बेशर्म सरकार है ये। आज पूरी तरह से जिस तरह का माहौल हो गया है, 1.25 साल के बाद हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, 1.25 साल के बाद जो जान रक्षक हमारे इंजेक्शन है उनकी कालाबाजारी हो रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष गुजरात में कह रहे हैं सारे खरीद लो जितने इंजेक्शन मिल रहे हैं। ये सरकार है इनकी। एक पूरे राज्यों की मिलाकर हेल्थ कमेटी तक नहीं बना पाई 1.25 साल में ये सरकार। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी राज्यों की नहीं बन पाई, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सेंटर और राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की नहीं बन पाई, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्स के डॉक्टर्स की नहीं बन पाई। इनसे मुझे लगता है कि जिस तरह से झूठ का प्रचार होता रहा और झूठ और झूठ और झूठ, आज भी बीजेपी शासित राज्य मैक्सिमम गोपाल जी से जवाब ले लेते हैं इसका, छुपा रहे हैं। नहीं, हाँ, इनसे पूछिए जरा कि 1.25 साल हो गए, हमने तो मार्च में ही पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। आज राज्यों के पास वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे बने हैं तो इसके पीछे सरकार का निकम्मापन भी है, वो सीधा आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गोपाल जी, अगर दीपक जी, अगर किसी को आरोप लगाना है, प्रत्यारोपों की बात करनी है तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आरोप नहीं 65 साल लगाएंगे। सुन लो, अरे भाई गोपाल जी, आप लोगों को अभी भी शर्म नहीं आ रही है? मैंने आलोक, जहां पर शव दाग रहे हैं वो शव दाग रहे हैं, लोहा पिघल गया, लेकिन ये सत्ता में आप रहे हैं, मोदी जी नहीं पिघले, एक बार भी देश की सत्ता में आप रहे हैं और आप जो पूछ लिया वही देशद्रोही हो जाता है। जब ये कोरोना क्राइसिस हुआ था, आलोक जी सुन लीजिए ना प्लीज, आपकी बात उन्होंने बड़े गंभीरता से सुनी। आलोक जी सुन लीजिए, बहुत वक्त है हमारे पास। इनको आज तक दीपक जी से, अरे लोग जी सुनो तो, आलोक जी सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, बोलिए गोपाल जी। देखिए, अगर किसी को आरोपों प्रत्यारोपों की राजनीति खेलनी है तो कांग्रेस को सबसे पहले जवाब देना चाहिए था कि जब 25 मार्च को 2020 में ये कोविड क्राइसिस इतना तेजी से बढ़ा, उस वक्त जो पीपीई किट की स्थिति थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थी, जो वेंटिलेटर की स्थिति थी, क्या थी, रेमडेसिविर की प्रोडक्शन क्या थी, वैक्सीनेशन की क्या प्रोडक्शन थी, उसमें 65 साल कांग्रेस की सत्ता थी। आज ये 65 साल प्रचार कर रहे थे कि कोविड का वैक्सीनेशन हम नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का वैक्सीनेशन सुन लो, हमने आपको सुना इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, यदि ऑक्सीजन भी कांग्रेस सब कुछ करके दे देते। हेल्थ सेक्रेटरी जो तो पता था कि प्रेस कोरोना आना है, कॉन्फ्रेंस करके परसों कह रहे थे किन राज्यों अरे भाई आपके जो वो रविशंकर प्रसाद जी है वो कहां कौन से बिल में घुस गए? राजस्थान क्या वैक्सीन को इजाजत देने के लिए कांग्रेस कमीशन खा रही है। क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती? क्या कर रहे थे? आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी बैठे हुए शर्म सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री को आनी चाहिए, राहुल गांधी ने गृह मंत्री को आनी चाहिए और रविशंकर प्रसाद जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो बिना किसी फैक्ट के बात करते हैं। आपको शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। जिस तरह से हमारे देश की हालत आपने इतनी अच्छी वैक्सीन को डेवलप किया, उसके बावजूद इन लोगों ने, निकम्मे लोगों ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं किया। इन निकम्मे लोगों ने उन कंपनीज को पैसा नहीं दिया। चुनाव प्रचार के लिए अच्छा, आप दोनों पॉलिटिकल आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं एक दर्शक के पास चलता हूँ। सुनिए,
आलोक भाई और गोपाल जी, मैं एक दर्शक के पास चलता हूं, अनिल दुबे गोरखपुर से। अनिल, मुझे बताइए, यहां पर पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है कि किसकी जिम्मेदारी और किसकी गलती है। आपका क्या मानना है? कोरोना अगर बढ़ा है तो इन हालात के लिए क्या चीजें जिम्मेदार है? देखिए, स्पष्ट रूप से है कि कोरोना अगर बढ़ रहा है आज के डेट में, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। पूर्व में एक वक्ता ने अभी बोला है कि सरकार इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती है। अगर कोरोना बढ़ रहा है, केवल जनता इससे बच सकती है। पूर्ण रूप से मैं इसको मानूंगा कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। सरकार की जो टीम 11 है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, ये किस तरीके का काम कर रही है, ये हम जानना चाहते हैं। 365 दिन से ऊपर हो गए, आखिर ये टीम 11 कौन सा काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में चौतरफा हर तरफ जिधर आप जाएंगे उधर कोरोना आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरीके की सरकारी सुविधा आज प्रदेश और देश में नहीं मिल पा रही है। आखिर इन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम उनसे जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं सीधे अभिषेक मिश्रा जी के पास चलता हूं। अनिल, आपने अपनी बात कही, मैं सीधे अभिषेक मिश्रा जी के पास चलता हूं। अभिषेक जी, आप भी यही मानते हैं कि सरकार का निकम्मापन है, या आपको लगता है कि समाज का भी दोष है, बाकी पॉलिटिकल सिस्टम का भी दोष है इसके पीछे? दीपक जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जितना भी चर्चा हुई उसमें मैं सैम पेल्समैन को लाना चाहूंगा, जिन्होंने एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, पेल्समैन मॉडल प्रपोज किया था। उन्होंने कोविड पे भी कमेंट किया था और स्पेसिफिकली हिंदुस्तान पे कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, जब हमारी लीडरशिप ऐसे बयान देने लगती है कि हमने जंग जीत ली है, जब लोग ये मानने लगते हैं कि हमने कोरोना पे या किसी भी एपिडेमिक पे, उन्होंने एक जनरल बात कही थी, हमने उस एपिडेमिक पे सारे रिसोर्सेस पैदा कर लिए हैं, तो बहुत बड़ी गलती होती है और उसमें केसेस बढ़ते हैं और वो एक फेलियर का सीधा साधा रास्ता है। दीपक जी, इसको कंबाइन करिएगा। आपने पिछले साल भी डिबेट किया था, आपको याद होगा जुलाई 2020 में, जब एमआईटी ने प्रोफेसर जॉन स्टर्मन की एक प्रपोज स्टडी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह हिंदुस्तान काम कर रहा है उसी तरह अगर चलता रहा तो 2021 आते 2.5 लाख केसेस होंगे। उस पे बताइए ना, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि मैं कोविड बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। दिक्कत क्या है दीपक जी, मैं आपकी मदद चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी क्या? ठीक है, मैं सवाल पूछता हूं उनसे, उनको कंक्लूड करने दीजिए, मैं सवाल पूछूंगा। मेरे दिमाग में गोपाल जी आप वाला सवाल है। बिल्कुल, तो दीपक जी, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जो जिम्मेदारी सरकार की, जो भी जनता से अनिल जी बात कह रहे थे, मैं सीधा सवाल उठाना चाहूंगा। टेस्ट करना सरकार की जिम्मेदारी आज नहीं हो पा रहा। रिजल्ट 5-5 दिन में उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे। मैं आपको आज स्पेसिफिक डेटा मांगेंगे, मैं स्पेसिफिक नाम के साथ आपको बता सकता हूं। कहिए तो अभी फोन पे ऑनलाइन ले लो, जो आपने बता देगा साहब 5 दिन से मेरा रिजल्ट नहीं आया। एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे। ये उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो लखनऊ के हैं, उनके कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, सीएमओ ने भर्ती नहीं कराया, जिससे योगेश प्रवीण जी, जिनको पिछले साल पद्मश्री मिला था, उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बेड एकदम पूरी तरह खाली हो गए, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। आज की तारीख की आपको हालत बता सकता हूं, 2 दिन की ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में उत्तर प्रदेश में, कम से कम लखनऊ शहर में नहीं है। ठीक है, मैंने आपके तमाम आर्ग्यूमेंट माने अभिषेक भाई, मैंने आपके तमाम आर्ग्यूमेंट माने। 3 पॉइंट्स और सुन ले। मेडिसिन नहीं सरकार दे पा रही है, वैक्सीनेशन नहीं दे पा रही। उत्तर प्रदेश के पास 2.5 दिन का वैक्सीनेशन है भारत सरकार के डेटा के हिसाब से। 13 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की भारत कमी नहीं सरकार है। का मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री, मैनेजमेंट मैं आपके ये जो तो है अभी डेटा दिखा दूं। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन अगर ऐसे में एक पूर्व मुख्यमंत्री वैक्सीन आने पर यह बयान देगा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो फिर आम जनता में क्या मैसेज जाएगा? आपके एक सांसद बोलेंगे शफीकुर रहमान वर्ग की वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं, तो आम जनता क्या सोचेगी? इसका भी जवाब दीजिए ना। इतने गैर जिम्मेदाराना बयान एक ऐसी पार्टी जो कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी रह चुकी है। दीपक जी, हम चर्चा कर रहे हैं आज की सरकार की, जिसकी जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन नहीं दे पा रहे, रिकवरी रेट सबसे खराब है, 1.2% पहुंच गया है और डेथ की संख्या ये है कि शमशान में लकड़ी नहीं मिल पा रही। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, मैंने आपको बोलने के लिए खूब बोला, खूब वक्त दिया। अभिषेक जी, मेरे सवाल का जवाब भी तो दे दीजिए। दे रहा हूं। आप मेरे सवालों के इन 10 पॉइंट मैंने उठाए, 10 का जवाब दिलवा दीजिए गोपाल जी से। मैं आपका जवाब दे रहा हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब कहा था, तो उन्होंने साथ में यह भी कहा था, जब तक उत्तर प्रदेश के हर गरीब आदमी को नहीं मिलती, मैं तब तक नहीं लगवाऊंगा। ना, ये नहीं बोला था। उत्तर प्रदेश के हर गरीब आदमी। चलिए अखिलेश जी का बयान निकलवा दीजिए। बोले हमारी सरकार आएगी, सबको फ्री में लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लूंगा बाबा, भरोसा नहीं है मेरा उन पर। अभिषेक जी गलत बोल रहे हैं आप। गोपाल अग्रवाल जी कई सारे आरोप लगाए उन्होंने, ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का कोलैप्स हो गया। क्या ये हकीकत है गोपाल जी? और क्या कभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जंग जीत ली है?
नहीं, देखिए पहली बात उन्होंने तो ये कहा था है 18 दिन में जीत लेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि जो ताली और थाली अब नहीं बजवा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, है, अब ताली और थाली की बात हमारे नहीं कर रहे फेडरल कि अब ताली स्ट्रक्चर बजाओ थाली में बजाओ। हेल्थ की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। केंद्र सरकार का काम है कि प्रदेश सरकारों इन्होंने तो कही दिया हमें जिम्मेदारी नहीं है, इशू दीपक जी करे। डिबेट ही खत्म हो गया। प्रदेश सरकारों को भारतीय जनता केंद्र पार्टी सरकार की ने देश की गाइडलाइन सरकार के इशू की थी। प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खत्म हो गया। ट्रैकिंग पूरा और देश सुन ले, कॉन्टैक्ट देख ले, ट्रैकिंग आपके सबसे सामने जरूरी भाजपा था। का सच सामने आ ट्रैकिंग गया। का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। प्रदेश सरकार ने प्रोडक्शन के लिए, वैक्सीन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करी। कल तक 13.5 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल है। उनकी मैनेजमेंट प्रदेश की, सरकार का स्टेट काम नहीं है, गवर्नमेंट की भारत सरकार का मिसमैनेजमेंट है। की प्रॉब्लम है। कोई दीपक जी, कोविड इनफैक्ट भारत वैक्सीन सरकार ने की कमी आदेश किया नहीं था है। कि प्रदेश सरकार कोल्ड वेंटिलेटर स्टोरेज अब चेन जैसी चीज सप्लाई खुद नहीं के खरीद लिए सकती। किस आप पूछिए चलिए, प्रधानमंत्री का आदेश है। मैं डॉक्टर्स के पास चलता हूं। मेरे साथ लंदन से डॉक्टर नरेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं और मेरे साथ डॉक्टर एम वली भी हैं, उनसे भी समझते हैं। संजू भाई, मैं आपको 1 मिनट में आता हूं सिर्फ। सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत में आया है वो वही वायरस है जो ब्रिटेन के अंदर म्यूटेट हुआ था और जिसके चलते लगभग 100 दिन का लॉकडाउन करना पड़ा था, और भारत इससे कैसे निपटे? आपके एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे जो आपने लंदन और यूके में देखा उसके हिसाब से? बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है, तो इसका मैं सटीक जवाब दूंगा कि हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है। अभी तक हमारा जो अप्रोच रहा है कि हम लोग क्वांटिटी में बिलीव कर रहे हैं, क्वालिटी में नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हम इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, मगर वहां पे क्या क्वालिटी केयर मिल पा रहा है ऐसे रोगियों को, उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारा देश भी ऐसा रहा है जहां पे कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को पहले अप्रूवल तो मिल गया, मगर उसके लिए जब जो कॉमन साइड इफेक्ट कहते हैं जैसे क्लॉट्स फॉर्मेशन, हमारे देश से वो रिपोर्ट नहीं हुआ। वो रिपोर्ट कहाँ से आता है? जब बाकी दूसरे कंट्री जैसे इंग्लैंड हो गए या नॉर्वे वगैरह हो गए, उन्होंने रिपोर्ट किया। इसी तरह स्ट्रेन, जो नए स्ट्रेन होते हैं, ये एक वायरस के डिजीजेस में एक कॉमन चीज होती है। जैसे पहले सार्स के लिए भी हुआ था कि उसके नए नए स्ट्रेन आएंगे, तो उसके नए स्ट्रेन मुझे पक्का यकीन है कि हमारे देश भारत में भी निकला होगा, मगर वहां पर से किसी लैब से कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुआ। उसका रिपोर्ट कहाँ से आता है? यूके से आता है, और यूके से फिर उसको ट्रेस किया जाता है। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, और एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ऑलरेडी कुछ गड़बड़ हो चुका है, उसके बाद हम लोगों को समझ आती है और उसके बाद हम करते हैं। हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं भारत? यहाँ तक कि जैसे कि कोरोना का हम लोगों ने हर चीज में देखा है, चाहे जो पहला वेव था, इसके लिए मैं न्यूज नेशन पे, मुझे याद है मार्च पिछले साल में मैं आया था 2020 में, उस वक्त हम लोगों ने सीखा, मगर चीजें हम क्यों भूल जाते हैं कि इसका सेकंड वेव भी होता है। इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कोरिया ले लीजिए आप, इन जैसे लोगों कंट्रीज ने इनसे पहले वेव से सीखा, दूसरे वेव में बहुत अच्छा कंट्रोल किया। मगर हम लोग क्या हो गए कि अपनी पीठ ठोकने लगे, वाहवाही बटोरने लगे, और गड़बड़ बात क्या हुई कि जो साइंटिस्ट या जो डॉक्टर होते हैं, इन लोगों से वो कभी फोरफ्रंट में नहीं लाया गया कि क्या किया जाए, कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, न्यू स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए कि जैसे हम लोग कंट्रोल करें। होने क्या लगा कि जो नॉन साइंटिस्ट, नॉन डॉक्टर्स, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, वो फ्रंट पे आके बोलने लगे कि वैक्सीन नहीं लगाइए, वैक्सीन लगाने से ये गड़बड़ होता है, वो गड़बड़ होता है। तो जन मानस भी यही सोचती है कि हाँ, वैक्सीन का कोई यूज नहीं है। एक सिंपल देखिए, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे कि बहुत बुरा, बद से बदतर हालत हुआ, जैसे अमेरिका हुआ, यहाँ तक इंग्लैंड भी हुआ, बद से, और इटली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मगर इन लोगों ने इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को यूज करके कंट्रोल किया। हमारे पास ऑलरेडी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसके द्वारा प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ दवाइयां ही नहीं, नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कहे जाते हैं, नेचर में पब्लिश हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला कि क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना चाहिए, वैक्सीनेशन को मास तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, स्मॉल गैदरिंग, कुछ भी किसी तरीके से जो भीड़ भड़के वाली चीजें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या हो रहा है कि हमें पता है कि कहीं पे
शायद चुनाव होने वाले लगते हैं तो हम लोग उसमें राजनीति करने लगते हैं, उसमें जनमानस का ही नुकसान होता है। और जब ठीक है, जनमानस डॉक्टर का वली के नुकसान पास होता है, चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर तनेजा, मैं फिर आऊंगा आपके पास, बहुत वक्त हमारे पास बचा है, एक एक मुद्दे को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर वली, यहाँ पर यह आरोप लगा, भारत की सिचुएशन से आप बहुत अच्छी तरह परिचित है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये हालात बन गए। क्या आप इस व्यू को शेयर करते हैं, और ये हालात क्यों बने, इसका आपका खुद का क्या विश्लेषण है? देखिए, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, हमने समय से पहले ये समझ लिया कि हम वायरस निवृत्त हो गए, अब वायरस गया और सब चीज खोल दो, और ये चीज जो है इसका बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है। मैं आपको शायद बता चुका हूं आज या कल में ही कि जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था तो आईसीयू में केवल मैं ही लास्ट पेशेंट था, और मेरे ये कान सुनते हुए मेरा बेड निकला था, ट्रॉली निकली थी कि अब कोरोना गया, अब इसको कल से हम नॉर्मल आईसीयू में कन्वर्ट कर देंगे। ये शायद यही और भी जगह कुछ हुआ ऐसा, और हमने कोई चीज रिजर्व में नहीं रखी, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। और दूसरा, जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमने नहीं की इसकी, जब हमारा कोरोना खत्म हो गया था और दोबारा से ये आ गया था, तो हमें इसकी जात को पहचानना चाहिए था। जो कोरोना ने अपनी जात को तब्दील किया है ना, आसान शब्दों में जीनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम म्यूटेशन कह रहे हैं, डबल म्यूटेशन कह रहे हैं, जिसके कुछ नंबर्स भी आए हैं 484, 452 और ये यूके वेरिएंट। तो ये जो हमने नहीं पहचाना है, वहां चूक हुई, फिर भीड़ें बढ़ाई, आज भी बढ़ रही हैं। आज कितनी मुश्किल के बाद ये बच्चों के एग्जाम का फैसला हुआ है कि डिली डायलिंग क्यों हो रही है, बंद कर दीजिए, फिलहाल सब चीज बंद कर दीजिए, बच्चों की सेहत पहले है, एग्जाम होता रहेगा। बहुत से बच्चे ड्रॉप करे हैं पहले, वो बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे बच्चे 1 साल का ऑनलाइन एग्जाम देके पास हो जाएंगे तो उनका फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन पाएंगे। पहले हमें उनकी जान बचानी है, हमको उनको ऑनलाइन लाना है, उनकी परीक्षा घर से दिलवानी है, भीड़ नहीं करनी है। अभी भी आधे एग्जाम का फैसला हुआ है, आधे का नहीं हुआ, तो इसमें स्लो डाउन, लॉकडाउन में स्लो डाउन, हर चीज में हम अपना कोई वो स्पीड ही नहीं दिखा पा रहे हैं। कोरोना अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, हम लोग इसी डिली डायलिंग में है कि लॉकडाउन का ऐलान करें या ना करें। अब हाई कोर्ट कह रही है यूपी की, उसका सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? महाराष्ट्र में उन्होंने नाम बदल के अच्छा किया, लॉकडाउन कर दिया आज रात 8 बजे से, पर और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, और लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों की जान बचानी है, वो सबसे बड़ा काम है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोरोना हमारे देश को तो खाएगा ही खाएगा, इधर उधर के जो लोग हैं उनको भी खाने लगेगा। सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा अच्छे शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, मैं नरमी से भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत, मेरा दिल आहत है। आज रांची का जो दृश्य मैंने देखा है, शाम को एक खबर आई कि वैक्सीन चोरी हो गया जयपुर से। कमाल हो रहा है, ये हो क्या रहा है? वो जवान बच्ची अपने बाप की डेथ के लिए परेशान है, कहीं कोई राउंड हो रहा था किसी वीआईपी का, वहां एक बंदे ने बाहर दम तोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर वाली, और एक चिंता वाली खबर बता रहा हूँ, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और संजीव जी से ही पूछना पड़ेगा उसके बारे में। दिल्ली में 17,282 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में सामने आया है सबसे डराने वाला आंकड़ा। मेरे ख्याल से 17,000 मरीज एक दिन में आज तक नहीं निकले होंगे, शायद ये अब तक का सबसे बड़ा फिगर है। ऐसा क्यों हो रहा है? 104 लोग दम तोड़ चुके हैं, इतना बड़ा फिगर दम तोड़ने वालों का भी आज तक नहीं आया है। 24 घंटे में सामने आए हैं ये डराने वाले आंकड़े। 104 लोगों ने दम तोड़ा है और 17,282 लोग संक्रमित हुए हैं। संजीव जी, सबसे पहले इसके क्या कारण आपको दिखाई देते हैं, और दूसरा, क्या समय से पहले ही हमने जो छतरपुर में हॉस्पिटल बनाया था कोविड के लिए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, उसको जल्दी वाइंड अप कर दिया, बाकी हॉस्पिटल्स को जल्दी वाइंड अप कर दिया, जिन बैंक्वेट हॉल को हमने हॉस्पिटल्स के अंदर कन्वर्ट करके रखा हुआ था, हमने देखा पेशेंट नहीं आ रहे तो उनको जल्दी वाइंड अप कर दिया, क्या ऐसा कुछ हुआ दिल्ली में? और देखिए, ये पेंडेमिक है और जो छठा वेव देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, और जिस तरह से आप अभी आंकड़े बता रहे हैं उसके एक कारण और भी है, क्योंकि दिल्ली में टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, लगभग 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं, जिसमें आप 17,000 आज मरीज आप देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा बाकी एक्सपर्ट भी कर रहे हैं कि ये पेंडेमिक में ये वायरस अपना म्यूटेशन चेंज कर रहा है, और अलग अलग स्ट्रेन के होने से अलग अलग तरह के कंटेजियस लेवल देखने को मिल रहा है।
लेकिन देखिए जब केसेस कम आने लगे तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे जो नॉर्मल पेशेंट्स थे उनका ऑपरेशंस बाकी था, बाकी चीज़ें करने, जो पेशेंट नहीं थे तो हॉस्पिटल्स को बाकी लोगों के लिए खोल दिया गया। और लेकिन दिल्ली में जिस तरह से पहले काम हुए उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने भी की, बाकी और राज्यों में भी हुई। हम लोग पूरी पैनी नज़र बनी हुई थी कि अगर ये लेवल बढ़ता है तो क्या करें, और फिर हमने कोशिश किया है कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ बैंक्वेट हॉल हॉस्पिटल्स को जोड़ दिया जाए। लगभग 16,000 बेड हमारे पास अभी अवेलेबल है। लेकिन मैं मानता हूं आपने जैसा पहले कहा कि सतर्कता सबको बरतनी है, हम सबको मास्क पहनना है, हम सबको अपने भीड़ भाड़ पे नहीं जाना है, अननेसेसरी इकट्ठा नहीं होना है, क्योंकि अगर सब मिलकर के काम करेंगे तभी इस पेंडेमिक से हम लड़ सकते हैं। कोई एक आइसोलेशन में सरकार के केवल काम करने से नहीं होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको एक टेंडम में काम करना पड़ेगा, तभी इससे निजात हम सब लोग पा सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ जरूर मानता हूँ कि मुझे ये लगता है कि कुछ स्ट्रैटेजिक एरर जिसके बारे में बाकी साथी भी कह रहे थे जरूर हुई है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए अब दो काम हमें बहुत अर्जेंसी में करना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अब जब वैक्सीन्स हमारे पास है उस वैक्सीन्स को हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लगभग 650 लाख हमने डोज एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि हमारे यहाँ उसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हम नाइजीरिया या पाकिस्तान को एक्सपोर्ट, वहाँ के लोगों की जान बचाने की जो पहले ज़रूरत है, या हमें अपने लोग जान बचाने की पहले ज़रूरत है। दूसरी बात कि आप यूनिवर्सलाइजेशन कर दीजिए वैक्सीन्स की। अब ये एज बार ख़त्म करना पड़ेगा हमें, ये 45 ईयर से ज़्यादा हेडेक है। तमाम जो आपने बार लगाए हुए हैं बार को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये 650 लाख वैक्सीन के डोज हमारे पास होते तो हो सकता है कुछ और जाने बच जाती मुझे। तो मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर बहुत सतर्कता से सोचना और करना पड़ेगा कि नेशनलाइजेशन ऑफ वैक्सीन और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आपको वैक्सीन, ये दोनों करना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ और बेहतर। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये आम आदमी पार्टी सरकार ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना के लिए बनाया था, क्या उसको समय से पहले वाइंड अप कर लिया? क्योंकि अब आपको फिर बैंक्वेट हॉल ढूंढने पड़ रहे हैं, फिर होटल ढूंढने पड़ रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ढूंढने पड़ रहे हैं नए ढंग से हॉस्पिटल बनाने के लिए। पहले भी तो बने थे ये सब। दीपक जी हमारे पास जितने भी होटल्स थे, जितने भी बैंक्वेट हॉल थे, क्योंकि उसमें पेशेंट नहीं थे तो फिर नॉर्मल जो उनके ऑपरेशंस थे उन्होंने किया। हमारे पास वो सारे अभी भी अवेलेबल हैं। चूंकि अवेलेबल हमारे पास थे तभी जो ही हम पेशेंट बढ़ा हमने ले लिया ना। अभी हमने आपको सीएम साहब ने पूरे डिटेल बताया कि 2500 हमने बेड बढ़ाए हैं। जितने भी बैंक्वेट्स हॉल हैं, जितने भी होटल्स थे, वो हम लगातार जैसे जैसे पेशेंट्स आते जा रहे हैं हम उनकी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने खत्म कर दिया और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। चूंकि उससे पेशेंट नहीं थे तो बाकी उनके ऑपरेशन के लिए उनको दे दिया गया था। जो ही हमारी अर्जेंसी आई हमने फिर इमीडिएटली, चूंकि सारे डेटा और सारे ऑलरेडी तैयार हैं, हमने उसको जोड़ दिया और हम उसको डे बाय डे उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए जिस तरह की वेब अचानक बढ़ता है, अचानक ये सबके लिए भी ये रिसर्च का विषय है। लेकिन अब अगर मान लीजिए पेशेंट नहीं है अब तो हमको ऐसे रखने से तो कोई फायदा नहीं है। एग्री करें आपके बात से। मैं सीधे गोपाल जी 1 मिनट के लिए रुकिए, मेरे लिए एक सवाल आलोक जी का है क्योंकि उनके पास जाना है। आलोक जी, आपने कहा कि सरकार बिल्कुल निकम्मी है, सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं, लेकिन फिर महाराष्ट्र सरकार को क्या हुआ जहां सबसे ज्यादा केस आने शुरू हुए? छत्तीसगढ़ में 30% संक्रमण क्यों है जहां आपके मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के अंदर संक्रमण सबसे ज्यादा क्यों है जहां आपके मुख्यमंत्री हैं? झारखंड जहां पर बच्ची की जो हमने तस्वीर देखी है जो रोती हुई चिल्ला रही है कि कोई डॉक्टर नहीं आया, वहां भी आपकी सरकार है। तो ऐसे में जिम्मेदारी तो दोनों की हुई ना, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। इन राज्यों में क्या हुआ, इन राज्यों में क्या गलती हुई है, बता दीजिए। दीपक जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर 65 साल को लोगों को कोसना शुरू करेंगे तो मुझे स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र ने 6.5 करोड़ वैक्सीन दान में नहीं दी पाकिस्तान को और दूसरे देशों को। अगर महाराष्ट्र ने दी होती तो जरूर सवाल खड़ा किया जाता। कोवैक्सीन और कोशील्ड में जो घोटाला हो रहा है वो महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं किया है। वो घोटाला हो रहा है बहुत बड़ा, खुल के आएगा सामने। अभी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है। 257 रुपए में बेल्जियम को वैक्सीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट नहीं की है, केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट की है। सोचिए अगर कांग्रेस की सरकार होती और हमने पाकिस्तान को फ्री में वैक्सीन दे दी होती तो आपके स्टूडियो को तोड़ के बीजेपी के प्रवक्ता बाहर निकल जाते। टेस्टिंग बंद हमने नहीं किया, महाराष्ट्र ने नहीं किया। टेस्टिंग बंद मैक्सिमम जगह पर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर हुआ है। हम फिर भी इसको बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहते। अगर सूरत में कुछ हुआ है वो भी सूरत और अहमदाबाद भी हमारे देश से बाहर नहीं है।
इसमें पूरी की पूरी गलती, जीरो प्लानिंग जो है वो केंद्र सरकार की है। एक इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर्स की कमेटी बननी चाहिए थी। 4 डॉक्टर्स पूरी तरह से इसी काम पे रहते अमेरिका में, 4 रहते न्यूजीलैंड में, 4 रहते यूके में, और हमारी एम्बेसी के थ्रू एम्स से जुड़ते वो। लेकिन मोदी जी को तो बांग्लादेश में जाकर वोट मांगने थे ना, वोट मांगो वहां पर जाकर। 13.5 सर ऐसा मत बोलिए, कोविड की कई एक्सपर्ट कमेटी हमारे यहाँ भी बनी है, ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर वीके पॉल उसके अध्यक्ष है, अधूरी बात मत बोलिए ना आलोक भाई। हमारे यहाँ भी एक्सपर्ट कमेटी बनी है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए बनी है, कोविड केयर के लिए बनी है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी उसके लिए बनी है। दीपक जी, एक राज्यों की एक्सपर्ट कमेटी का नाम बताइए और उसकी मीटिंग कब होती है? राज्यों की ना बनी हो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की तो बनी है ना। कोविड की एक्सपर्ट कमेटी है पीएम के नीचे। कौन सी कमेटी बनी थी? एक कमेटी का नाम बताइए नेशनल लेवल पे कि इसमें उस राज्य के लोग थे। एक कमेटी का नाम बताइए। मैं बोल रहा हूं ना, एक्सपर्ट की तो कई कमेटियां बनी हैं। सीधे मैं गोपाल जी के पास चलता हूं। गोपाल जी, क्या है हकीकत नहीं है कि एक्सपर्ट की कई कमेटी बनी है, वैक्सीनेशन के लिए भी बनी है, स्ट्रेटेजी के लिए भी बनी है, और कोविड को कैसे मैनेजमेंट किया जाए उसके लिए भी बनी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। दीपक जी, 4 महीने 5 महीने तक होम मिनिस्टर ने आकर मीडिया से बात नहीं की। केवल चुनाव और चुनाव चाहिए इनको, वोट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आलोक जी सुन लीजिए ना प्लीज। बंटाधार कर दिया इन लोगों ने, बेड़ा गर्क कर दिया। न जान बची न जान बची। कोई भाभी जी पापड़ बेच रहा है, कोई वो लाला रामदेव की दवाई बेच रहे हैं, 2 मंत्री। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 2 कैबिनेट मिनिस्टर लाला रामदेव की। अच्छा सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए आलोक जी। आलोक जी प्लीज जवाब सुन लीजिए। गोपाल जी बोलिए प्लीज। 2 कैबिनेट मिनिस्टर। दीपक जी, 2-3 बातें यहाँ पे समझना हमें बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो मामला है, वो प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट रखनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी, और मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम है तो मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह जो कुछ लोग वैक्सीन को इसका अचूक बाण मान रहे हैं, इसके कोरोना की लड़ाई को, वह फिर स्ट्रेटेजिक कमी जो पहले की बात मान रहे हैं कि कुछ कमी हो गई स्ट्रेटेजिकली, वो दूसरी कमी ये हो जाएगी कि अगर हम वैक्सीन को इसका अचूक इलाज मान लें, वैक्सीन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके हॉस्पिटल की टेस्टिंग, ट्रैकिंग ऑफ वैक्सीन इन्फेक्टेड पीपल और ट्रीटिंग, और यह प्रदेश सरकारों को करना है। अब केंद्र सरकार की जहां जिम्मेदारी है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि WHO वगैरह तक ने भारत में आज वर्ल्ड की 60% वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की है, और वह कैपेसिटी नहीं है, वो इंप्लीमेंट हो रही है। रेमडेसिविर जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। कोविड जो वेंटिलेटर है, 0 वेंटिलेटर बनते थे एक साल में, आज लाखों वेंटिलेटर बन रहे हैं, PPE किट बन रहे हैं। और मैंने माना रेमडेसिविर सबसे ज्यादा गोपाल जी हमारे यहाँ बनती है, फिर कमी क्यों है? ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? मेरे पास खुद आज 10 फोन आए कि रेमडेसिविर अरेंज करवा दीजिए किसी को बोल के। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो पहली मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरे पास भी दिक्कत है। मैं भी सामाजिक क्षेत्र में हूँ, मुझे लोग सोचते हैं ज्यादा फोन करते हैं, आपसे भी करते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्टॉकिंग होने लगती है जब इस तरह की कमी की अफवाहें फैलती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने आज ही निर्णय ले लिया प्रोडक्शन बढ़ाने का, पूरी तरह से वैक्सीन को, रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट को रोक दिया। उसके बाद ये जो इंटरनेशनल वैक्सीन को बार बार जो क्वांटिटी थोड़ी बाहर जाती है, इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत ये वैक्सीन बनी हुई है, जिसमें इंटरनेशनल कमिटमेंट है भारत का, जिसको पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि इनकी कई चीजों की टेस्टिंग इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, कई चीजों का डेटा कलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। ये जो कमेटी की बात करें, हमारे यहाँ ICMR है, DG डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, इन सब ने, और ये जो वैक्सीन जो पूरा डेवलपमेंट रिसर्च और सरकार के सहयोग से इतनी 2 वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में है, तीसरी को परमिशन मिल गई है, 2 और पाइपलाइन में है, 4 इंटरनेशनल इंपोर्ट को सरकार ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। तो सरकार, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी कर रही है। यहाँ पे कोताही हुई है तो वह प्रदेश सरकारों के द्वारा हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ उस तरह से नहीं बात की और उस तरह से नहीं की। कुछ चीजें जरूर है कि जो
आप इलेक्शन को लेके कहेंगे, धार्मिक आयोजनों को लेके कहेंगे, लेकिन उसमें भी प्रदेश सरकारों का और इलेक्शन कमीशन की ज्यादा जिम्मेदारी है। और ठीक है, मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं गोपाल जी, मैं माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अभी भी नहीं थम रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,952 नए केस आए हैं। फिर से सुनिए, 58,952 नए केस आए हैं, जिसमें 278 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई की बात करें तो कोरोना के 9,925 नए केस सामने आए हैं। तो नागपुर में 5,993 नए कोरोना केस मिले हैं। आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र की हालत इस वक्त कैसी है। सीधे मैं चलता हूं डॉक्टर वली के पास। डॉक्टर वली, महाराष्ट्र में हालात इतने आउट ऑफ प्रोपोर्शनल क्यों हो गए? अब तो मैं बोलूंगा दिल्ली ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली में 17,000 केसेस आ रहे हैं और मुंबई में लगभग 9,900 है। वहां भी हालात खराब है, यहाँ बद से बदतर होती जा रही है। डॉक्टर वली, इसका दिल्ली को लेकर आपको क्या कारण नजर आ रहा है कि 17,000 से ऊपर केसेस हो रहे हैं? दिल्ली में तो साउथ दिल्ली में बहुत मैक्सिमम लोग घूम घाम रहे थे, पिछले 2-3 हफ्तों से ट्रैवल भी खूब हो रहा था। और महाराष्ट्र में जो उन्होंने स्ट्रिंजेंट मेजर लिए हैं, उसका इफेक्ट तो 2 या 3 हफ्ते के बाद आएगा। दीपक जी, आप बहुत फिक्र कर रहे हैं। मैं आपकी इस फिक्र की सराहना करते हुए लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जरा सी भी लापरवाही इस समय बहुत भारी हो जाएगी। घर में रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए और 2 मीटर से ज्यादा दूरी रखिए। ये सब कारण थे। और महाराष्ट्र में चूंकि पिछली बार ये मेन लैंड में थी, मेन बॉम्बे में, और वहां के लोगों में इन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, सोसाइटीज में कंट्रोल कर लिया, हालांकि धारावी तक पे कंट्रोल कर लिया। तो वही महाराष्ट्र अब टायर 2 सिटी जो टियर 2 सिटी है उसमें नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से दिल्ली में जो सबर्बन एरिया है, जो माइग्रेट पॉपुलेशन है, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो फिगर्स आ रही हैं। और 17,000 जैसे कि आपने बताया, हाईएस्ट सिंस बिगनिंग। ये अभी मेरे बेटा मुझे दिखा रहा है, जो आपके पास खबर आई है, तो ये बहुत बड़ी तादाद है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा अलार्म है, बहुत समझने का मौका है। नहीं तो ये जो सीन आज से हमने देखने शुरू करें, एम्बुलेंस की लाइनें लग रही हैं, ये रांची वाला सीन, मैं उससे बहुत आहत हुआ हूँ। सुबह जो वो लेडी का सीन मैंने देखा है जिसके फादर की डेथ हुई है, शमशान घाट के तख्ते पिघल रहे हैं, लोहे के तख्ते, तो ये कभी नहीं हुआ था, ना सुना गया था, ना ये हो सकता था। ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। हमको ये मान लेना चाहिए और आगे के लिए तौबा कर लेनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये बात चली जाए, ठीक है, हमको इस समय बहुत सीरियस होना पड़ेगा। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, वाकई हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर वली कह रहे हैं। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, डॉक्टर श्रेया गोयल, खुद एक डाइटिशियन है, चंडीगढ़ से जुड़ी है। डॉक्टर श्रेया, क्या कहेंगी, ज्यादा गलती सरकार की है या समाज की? मैं क्योंकि समाज सेविका हूं, तो मुझे मालूम है कि समाज की ज्यादा गलती है यहाँ पर, क्योंकि आपकी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की थी। अगर हम देखें 1 साल पहले यही दिन, यही टाइम पे लोग YouTube की वीडियोस बना रहे थे, काढ़े बना रहे थे, डरे हुए थे, घरों में बैठे हुए थे, क्या क्या चीजें नहीं चल रही थी, किस किस तरीके की रेसिपीज, काढ़े नहीं चल रहे थे। वो सब समय कहाँ गया? कोरोना तो बल्कि ज्यादा बदतर हो गया। कहाँ आप लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाए? अगर आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की है, हीमोग्लोबिन की, अनीमिया की कमी है, तो आप घर क्यों नहीं बैठे? अभी बाहर क्यों सड़कों पे घूम रहे हो? कहाँ गए वो सारे काढ़े? कहाँ गई आपकी वो रोज की चाय, टर्मरिक, जिंजर टी और वो सब चीजें? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के जो इकोनॉमिकल, जो हम लोगों को एक हैम्पर आया था, जो हम लोगों को मनी बिजनेस में चाहे या फिर हम लोगों को इकोनॉमिकल डेफिनेटली क्रंच से इम्पैक्ट मिला था, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही हम लोगों को मौका मिला, हम लोग वापस अपने काम में चले गए, दुकानें खुल गई, अट्रैक्टिव ऑफर्स आने लग गए, लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं, मास्क लगाए ना लगाए, इम्यूनिटी अगर आपकी बहुत ही ज्यादा कम है, अगर आप कोई पेशेंट है, आप बाहर गए हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका नोज, आपका थ्रोट, आपका लंग, इन सबको खराब करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें मालूम है कि 1 दिन से 13 दिन तक रहता है। पर आप पहले कैसे बीमार हो जाते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी बीमार हो, तो अपने आप की प्रिवेंशन के लिए क्या कर रहे हो? मेरे पास मरीज आते हैं, वो ऑलरेडी उनको पता है कि मेरा प्री डायबिटिक कंडीशन है, 5.8 HbA1c है, मेरी मदर को डायबिटीज था, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं। अभी जैसे कल बैसाखी थी तो लोग चाहे लड्डू खा रहे हैं, चाहे वो गए हुए हैं, वो फिर से अब बैसाखी में हमने खुलेआम देखा है कि जलेबियां बन रही हैं, ब्रेड पकोड़ा बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वो जो डर था, क्योंकि लोगों की भूलने की
जो गंदी आदत है ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बिल्कुल सही शब्द पकड़ा डॉक्टर श्रेया, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसी बात को लेकर मैं सीधे डॉक्टर नरेंद्र कुमार के पास चलता हूं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, अब इंडिया को क्या करना चाहिए इस नए हालात में? 17,282 केसेस सिर्फ दिल्ली में। डॉक्टर अजय कुमार भी जुड़ गए हैं, सामने दिख रहे हैं, उनके पास चलूंगा सीधे डॉक्टर नरेंद्र कुमार के पास। जैसा कि मैंने बोला था कि ये सारी चीजें कोरोना के अगर हम लोग कंटेन करना चाहते हैं तो ये नहीं है सिर्फ पैसे हमें इस्तेमाल करने का, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हो चुके हैं जहां, और यहाँ तक कि अलग अलग देश हैं, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन कंट्रीज ने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया है और सक्सेसफुल हुए हैं। इसमें देखा क्या गया है कि सबसे पहली चीज, जैसे कि हम लोगों को हेल्थ केयर के लिए जो स्पेंडिंग है उसे बढ़ानी पड़ेगी, और क्वालिटी ऑफ केयर, मैंने इसी का बोला क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ केयर। जैसे पीपीई तो हम बनाते हैं बहुत सारा, मगर उनकी जो वायरल को फिल्टर करने की जो क्षमता होती है, अच्छी क्षमता नहीं होती है। उसी तरह एक फेस मास्क होता है, वो 3 लेयर का होना चाहिए। 3 लेयर मतलब एक वाटर रिपेलेंट भी करेगा सबसे बाहर वाला, फिर उसको एयर को फिल्टर करता है, और तीसरा होता है सरफेस से बचाता है। तो और जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रूवन फैक्ट है, जैसे कि स्मॉल गैदरिंग्स को कैंसिल होना चाहिए, क्लोजर ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, चाहे कोई भी पढ़ाई लिखाई का स्कूल हो, कॉलेज हो, इन चीजों को बंद करनी चाहिए। पीपीई की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम अपने हेल्थ केयर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। टेस्टिंग को बहुत ज्यादा पैमाने पे बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सीधे मैं डॉक्टर अजय कुमार के साथ पास चलता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, खुद डॉक्टर हैं, सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपको क्या लगता है गलती कहां पर हुई है? और आज हमने झारखंड की जो तस्वीरें देखी, वो लड़की जिस तरह से बेटी चिल्ला रही थी अपने फादर के लिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर वली से लेके शायद पैनल पे जितने लोग बैठे सबने देखी होगी, सबका दिल दहल गया हो गया। ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहला समस्या क्या है कि डॉक्टर वली जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं और बाकी जगह थोड़े से कम है, लेकिन पूरे देश में अगर आप टेस्टिंग के आंकड़े देखेंगे तो जहां पर ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है वहां पर ज्यादा कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 40,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो उतने ही निकल रहे हैं। आप अगर आप उसको 2 लाख बढ़ा दीजिएगा जैसे महाराष्ट्र का, तो आपको और पेशेंट मिलेंगे। वही कहानी झारखंड की है, वही कहानी उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की, गुजरात की है, हर एक प्रदेश का वही कहानी है। तो मतलब आप कह रही है बीजेपी की सरकारें जानबूझ के आंकड़े छुपा रही है, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश में शमशान घाट में 60 लोग की जो है मौत हो जाती है, कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार उनका क्रियाक्रम होता है, और एक शमशान घाट में, लेकिन आंकड़े जो बताए जाते हैं वो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में 35 लोग मर गए। ये तो आपके टीवी चैनल में भी दिखाए, सब लोग दिखा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि ये इस तरह की जो है कौन गलती कर रहा है, कौन छिपा रहे, बात इस पर हम नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आप टेस्टिंग का रिकॉर्ड निकाल दीजिए। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र का अगर रोज 2 लाख टेस्टिंग कर रहे हो, उत्तर प्रदेश सिर्फ 40,000 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कम जानबूझ के कम कर रहे हो, या आप उसके रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे देश में कोरोना फैल गई है। ठीक है, इसका जवाब गोपाल जी से ले लेते हैं। अजय जी, आपने बड़ा पॉइंट उठाया, इसका जवाब गोपाल जी से ले लेते हैं। गोपाल जी, क्या बीजेपी के राज्य जानबूझकर कम टेस्टिंग करके केसेस छुपा रहे हैं, ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार? देखिए, केवल कोरोना की टेस्टिंग करके केस छुपाने की अगर बात कर रहे होते तो जो त्राई मौत की तो कोई खबर नहीं छुपा सकता ना। तो यह बात गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है, जिस तरह का जो दिल्ली में है या महाराष्ट्र में है, उस तरह की स्थिति, मैं तो नोएडा में खुद रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में उस तरह की भयावह स्थिति हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नहीं है। और कोई भी, अभी हार्वर्ड की स्टडी ने तक ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 26 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का हमने 4 साल पहले इनहेरिट किया था, वो पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी पुअर था। उसके बाद भी जिस तरह का यहाँ पे कोविड मैनेजमेंट हुआ है, माइग्रेशन लेबर
का जिस तरह योगी जी ने मैनेजमेंट किया है बहुत फर्क है, आप समझ लीजिए। इस चीज को एक्सेप्ट ना करना कहीं ना कहीं, मैंने तो आपको शुरू में कहा कि प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा है और प्रदेश सरकारों में 4 प्रदेश अपनी फेलियर के कारण कांग्रेस के बहुत आगे निकल सामने आ रहे हैं। जो गृह सचिव जो स्वास्थ्य सचिव ने भी पूरी तरह से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट पे किया है। जिस तरह से पंजाब है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और दिल्ली जो आपकी सरकार है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की स्थिति उस तरह की भयावह और दयनीय नहीं है। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटर है और बाकी जगह भी उसके हिसाब से देखना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। आपने हाथ उठाया, मैं जरूर आपके पास आऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना पर। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि काफी दूर से जलती हुई चिताएं दिख रही है। कोरोना से लखनऊ के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, कितनी दूर से ये एक लाइन में जलती हुई चिताएं दिखाई दे रही हैं आपको। अनिल यादव मेरे सहयोगी हैं। अनिल, क्या हालत है इस वक्त वहां पर? और ये तस्वीरें तो वाकई डराती हैं, क्योंकि देश के कई इलाकों में इस तरीके का हाल है। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लखनऊ में आज 5600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोविड के। कल 5300 से ज्यादा मामले सामने आए। हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है। रोजाना 60 से 70 कोविड डेड बॉडीज आ रही हैं, जिनकी लोगों की मौत कोविड से हुई है। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि ये सभी लखनऊ के नहीं होते हैं, अगल बगल के जिलों से भी इलाज कराने आते हैं और इलाज के दौरान इनकी मौतें होती हैं। कल मंत्री ब्रजेश पाठक ने खुद कहा था कि वो मंत्री होकर भी किसी को बेड नहीं दिला पा रहे हैं। और यकीनन आप लखनऊ कितने बड़े वीआईपी हो आप, लेकिन अगर कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव है तो आप उसको अगर बेड दिलवा लेते हैं तो आपने जान लीजिए जग जीत लिया, क्योंकि अस्पतालों में बिल्कुल भी अब कोई बेड खाली नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं ध्वस्त हो गई हैं कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से। और ये वजह है कि दिल्ली मुंबई के बाद शायद लखनऊ इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है कोविड-19 के मामले में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। सीधे अपने बड़े पैनल को चलता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ हैं, डॉक्टर एम वली मेरे साथ हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, संजीव झा आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मैं बताना भूल गया गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर वली, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, डेथ रेट कम करने को ऐसे हालात में क्या किया जाए? क्या वायरस डेडली भी है? वायरस तो सरफिरा हो चुका है। मैं कई बार इसके लिए बहुत अजीब अजीब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जंगल की आग दिखा रहे हैं आप, चिता नहीं दिखा रहे। ये तो लाइन से जैसे जंगल की आग फैलती है, वाइल्ड फायर। ये मतलब ये बियॉन्ड इमेजिनेशन तस्वीरें हैं जो अभी आपने दिखाई हैं, मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत बियॉन्ड कंट्रोल हो गई है सिचुएशन, और अब इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे हिसाब से इसका यही इलाज है कि हम अपने को घरों में बंद कर लें, लॉकडाउन लगा लें, खुद से बैठ जाएं घर में और सब चीज को भूल जाएं। क्योंकि ये जो संख्या जो बढ़ रही है, और मैंने पिछले प्रवक्ता जी को मैं एड्रेस करके कहना चाहूँ, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा हैं। आपने जब दिल्ली के केसेस की बात की थी तो मैंने कहा था दिल्ली में केसेस सडनली बढ़ गए, और मेरे बच्चे ने मुझे फोन ला के दिया कि इसे इतनी बड़ी तादाद दिल्ली के केसेस की आई है। तो ये जो बढ़ रहे हैं केसेस, ये तो सच्चाई है। अब कहाँ कितने बढ़ रहे हैं ये तो किस्मत है उस स्टेट की, कहाँ कितने बढ़ रहे हैं। और टीके के बारे में मैंने जो कहा है कि आज टीके की चोरी सामने आई है, वो भी मुझे बहुत हृदय विदारक घटना लग रही है कि हम जान बचाने वाली चीज की भी चोरी करने लग गए। आप बताया, और मैंने भी सुना कि तख्ते शमशान के लोहे के पिघल गए। तो ये बियॉन्ड कैपेसिटी जिसको कहते हैं ना, सुपर सैचुरेशन हो चुका है सिस्टम का, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे वो बेड्स का हो, चाहे वो मरीजों का हो, चाहे वो आईसीयूज का हो। एवरीथिंग हैज बिकम सुपर सैचुरेटेड। अब उसको तुरंत मरम्मत करना है। उसमें हो सकता है वो हम डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके और सारी पार्टी के लोग मिलके, पीपल शुड बी एजुकेटेड, लोगों को ये एजुकेट करना है कि तुमको अस्पताल जाकर बेड कब घेरना है। अगर हमने सीधे संजीव के पास चलता हूं। संजीव, अमल कर लिया, 17,000 से ऊपर केस, 17,000 से ऊपर केस, क्या इनको बेड्स मिल पाएंगे? क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास दिल्ली में है? क्योंकि 17,000 केसेस के बाद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, डॉक्टर वली एक मिनट, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दोनों ने कहा था कि अगर हमारी हेल्थ सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मैं तुरंत आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास।
देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आज 17,000 केसेज हैं और इसीलिए दिल्ली के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि हम लोग होम आइसोलेशन में, अगर मान लीजिए आपके कोरोना पॉजिटिव हैं और कोई सीवियर सिम्टम नहीं है तो आप अपने घर में रहें, होम आइसोलेशन में रहें। और साथ में अगर मान लीजिए माइल्ड सिम्टम है तो उसके लिए हम कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, वहाँ रहें। हम होटल्स और जितने भी हमने बाकी बैंक्वेट हॉल हमने एक्वायर किए हैं उन सब जगह पे जो माइल्ड सिम्टम के लोग हैं, अगर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें केवल जिनके सीवियर सिम्टम्स हैं उनको हम हॉस्पिटल में रख रहे हैं। साथ में जितने भी और अगर कोई प्लान सर्जरी है सबको हमने अभी स्थगित कर दिया और सबको हम कोविड के लिए अभी दे रहे हैं। सबसे मैं एक कमेंट लेता हूं, आखिरी में गोपाल जी जवाब देंगे। पूरी कोशिश अभिषेक मेरे साथ आना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा तो उसको जरूर हमारे अखिलेश भाई ने क्या कहा, दिखाइए अखिलेश भाई ने क्या कहा, फिर एक क्विक कमेंट अभिषेक से लेते हैं क्योंकि लखनऊ के हालात कितने खराब होते जा रहे हैं इसकी एक तस्वीर हमने दिखाई अभी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। लेकिन मैं मुझे बताइए अभिषेक भाई, ये क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जिम्मेदाराना बयान है? क्योंकि मैंने इसका जिक्र किया था, आपने जिक्र किया, इसीलिए मैंने दिखाया जी। और मैंने जो कहा था एग्जैक्टली वही शब्द सामने आ गए। मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि जो अपनी सरकार आएगी सबको मुफ्त में लगेगी, उसके तब मैं लगवाऊंगा। वही वाली बात लग रही है। नहीं, कहां लग रही है? आप क्या बात कर रहे हैं? सर, सरकारी केंद्र में जाइए, मुफ्त में लग रही है। हाँ, तो सिर्फ सरकारी में ना, सरकारी में तो ओवरबर्डन इतना है, आप वहां जाइए, भगवान न करे जिसको न हो उसको हो जाएगा। आप चले जाइए, किसी जगह कोरोना के किसी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा। अभी जो बात अनिल जी कह रहे थे, पूरी तरीके से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और मुझे तो आश्चर्य है कि आपके चैनल पे पूरे देश के सामने बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है। अगर भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ मोड़ लेना चाहती है और सब कुछ माननीय योगी आदित्यनाथ के सर पे ठीकरा फोड़ना चाहती है तो उसकी मर्जी है। मैं लेकिन कुछ सवाल उठाना चाहूंगा जो कि भारत सरकार को जिम्मेदारी देना होगा और जवाब देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के तरफ से एक पत्र आया कि हमें पैसा रिलीज करिए, ऑलरेडी लगातार वो पैसा मांग रहे हैं कि हमारी 60 से 70 मिलियन कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की, हम उसको 100 मिलियन कर सकते हैं, लेकिन उसका पैसा क्यों भारत सरकार ने आज तक रिलीज नहीं किया? प्रधानमंत्री जी ने क्यों रिलीज नहीं किया? कोविड अप्रूव बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कहां कौन फॉलो कर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आइसोलेशन के बाद, जब सुनील बंसल साहब को निकला उसके बाद उन्होंने कहा लोग आइसोलेट करें, लेकिन उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अब बंगाल में रैली करने के लिए, आपको याद होगा आज की तारीख में, आपने अभी कल परसों के फोटो देखी होगी हिंदुस्तान के गृह मंत्री की, उनकी जो बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर खुले फोटो आ रही थी, किसी में कोई मास्क नहीं, कुछ भी नहीं, किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आप यूनिवर्सिटी एक क्विक कमेंट, फिर उसके बाद मुझे गोपाल जी के पास जाना है। एक क्विक कमेंट, गोपाल जी सबका जवाब देंगे। दीपक जी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अगर हमारे पास वैक्सीन है, गोपाल जी सुन रहे हैं आपकी बात। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए गोपाल जी, और मुझे आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री जी और इस केंद्र सरकार के पूरी तरह से विफल हो चुके हैं कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने सही कहा था कि आपके पास 385 दिन थे वैक्सीन स्टॉक बढ़ाने के लिए, सीरम इंस्टीट्यूट की पूरी कैपेसिटी 70 लाख है, भारत बायोटेक का 10 लाख है, तो मुश्किल से महीने में एक और आप कर सकते हो। अगर आपको 300 करना था तो 3 साल तक कोरोना ठीक है। अजय कुमार जी, इसको डिटेल में हम समझते हैं गोपाल जी से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड बचे हुए हैं। गोपाल जी 30 सेकंड आपके, कंक्लूड करिए प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो डूम्सडे प्रेडिक्शन जो करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार और की पूरी व्यवस्था है, वैक्सीन को जिस तरह से एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, और भी कई 4-5 वैक्सीन को और परमिशन दे रहे हैं और कोई कमी नहीं है, उसकी सप्लाई होगी। लेकिन यह जो लड़ाई को केवल वैक्सीन के आधारित मानना चाह रहे हैं वह गलत है। प्रदेश सरकारों को अपने काम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग ट्रीटिंग और उसमें ध्यान रखना चाहिए और उसी को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को ये गलतफहमी में नहीं डालें कि वैक्सीन के ऊपर ही उनकी सारी बीमारी का दारोमदार है। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक जी कि ऐसे डूम्सडे प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। लोगों को डरना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन सच्चाई को मानना चाहिए कि अपना मास्क पहने,
और जरूरत हो तभी बाहर निकले, और हॉस्पिटल में सबको जाने की जरूरत एकदम नहीं है। 2 गज की दूरी जरूरी ठीक है। और आप जो कह रहे हैं गोपाल जी, वही मेरे दर्शक कह रहे हैं। 85% लोगों का मानना है कि समाज की लापरवाही से ही कोरोना के हालात बेकाबू हुए हैं।